नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से कुछ कारीगर राहुल गांधी के पास क्या शिकायत लेकर पहुंचते हैं, जो सवाल खड़े करता है कि पीएम मोदी के इस दावे में कितना दम है कि उनकी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलती है, जबकि वाराणसी में ही इस दावे की हवा निकलती दिखाई दे रही है। नाविक बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि क्रूज चलाए जा रहे हैं, कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। आधुनिक मशीनें लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मशीनों का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्या वो उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं जो हाथ से तैयार होते हैं? हाथ की जो कला है उसको सजो कर रखना सरकार की भी जिम्मेदारी है, और जो हाथ के कारीगर हैं वो बेरोजगार ना हो, उनके प्रोडक्ट को बाजार मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसा करने का पीएम मोदी ने बार बार दावा भी किया है। लेकिन राहुल गांधी के पास वाराणसी के ये कारीगर क्या शिकायत लेकर पहुंचते हैं, वीडियो आपको दिखाते। पहले ये बताते कि कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा। कांग्रेस ने कारीगरों की राहुल गांधी से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने जन संसद में बनारस के कारीगरों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से सांसद है, लेकिन सरकारी उपेक्षा की शिकार ये कारीगर अपना परंपरागत काम छोड़कर मजदूरी करने, रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। मोदी सरकार आज देश में चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर उनकी मोनोपोली तैयार कर रही है और छोटे कारीगरों का व्यापार, उनका अस्तित्व दोनों खतरे में डाल रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कारीगर साथियों को यह भरोसा दिलाया है कि वो हुनरमंद और मेहनतकश लोगों की आवाज उठाएंगे और उन्हें उनका हक दिलाएंगे। अब वीडियो आपको दिखाते हैं कि कारीगर आखिरकार कहते क्या है राहुल गांधी को, जरा सुनिए। बताइए, कहाँ से आए? बनारस से। साड़ी बनाते हो? जी सर। एम्ब्रॉयडरी भी करते हो? जी। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर, ये सेक्टर एम्ब्रॉयडरी का है सर, ये खत्म हो गया है के टाइम में, और हम सारे लोग हैं सर बेरोजगार हो गए। पहले ये काम बहुत अच्छा चलता था सर, प्रेजेंट टाइम में ये काम है नहीं, एकदम ना के बराबर है। इसमें समझिए लाखों लोग जुड़े हुए थे। आज सारे लोग, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई फेरी साड़ी की कर रहा है, और प्रेजेंट टाइम में सर सारे लोग जो इससे जुड़े हैं बहुत तकलीफ में है सर। हम लोगों को इसमें सब्सिडी नहीं मिलती बिजली की, और कुछ एक्सपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट बंद हो गया है। ये एक्सपोर्ट कहाँ जाता था? ये सर एक्सपोर्ट तो कुछ इंडिया में होते थे, कुछ जर्मनी और फ्रांस भी जाते थे सर। कितने लोग हैं इसमें काम करते हैं बनारस में? सर अभी तो हम लोग हैं, कम आए हैं, लेकिन इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं सर। कुछ महिलाएं भी हैं जो इसमें जुड़ी हुई थी, और आज के टाइम में वो भी बेरोजगार है सर। हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले और ये काम फिर से हम लोगों को मिल जाए। जो पहले आप बनाते थे, इसको अब कौन बना रहा है? सर अभी ये काम तो बन हो ही नहीं रहा है सर। कंप्यूटर ले कुछ कंप्यूटर मशीनें बच कर रही हैं, और कंप्यूटर कोई हिंदुस्तान की कंपनियां कर रही हैं, बाहर की कंपनियां कर रही हैं, बड़ी कंपनियां कर रही हैं, छोटी कंपनी कौन कर रहा है? उदाहरण, नाम? पूंजीपति है वो कंप्यूटर मशीन लगा दी है। अब जैसे 100 लोग काम करते थे, वो कंप्यूटर 5 लोगों का काम कर रहा है। ये 95 बेरोजगार हो गए, लेकिन वो फिनिशिंग भी नहीं मिलेगी कंप्यूटर मशीन से जो हाइट से मिलेगी, वो फिनिशिंग भी नहीं मिलेगी, बस प्रोडक्शन होता है। और ये साड़ीज में जाती हैं? जी, साड़ी पर। और किसी चीज में जाती है एम्ब्रॉयडरी? नहीं, दुपट्टा में, और ये पर्दा जो होता है ना, ये पूरे पर्दे में जाता है। जो बड़े पर्दा होते हैं घर में, मॉल में, ये सब में काम में जाता है। और ये रेगुलर सिलाई की मशीन से करते हो? जी, एम्ब्रॉयडरी मशीन है सर, ये सिलाई मशीन से हटकर है। अच्छा, मशीन पे ही रहते। उसमें अलग तरीके की सुई होती है? हाँ, सुई। क्या सुई में क्या फर्क होता है? वो सर सुई में अलग अलग डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि इसमें कई तरीके की सुई लगती है। ये सब सुई बाहर से आती है, चाइना से। इंडिया सुई नहीं, यहाँ पर इंडिया में सुई नहीं बनती? नहीं, सब बाहर से। क्यों नहीं बनती इंडिया में? इंडिया सुई तो आसान होगी बनाना। नहीं, वो ऊपर खुद लिख के आता है, जो चाइना लिख के आता है। जो डिब्बा में लेता हूँ 10 इसमें सारा सर ज्यादातर पार्ट सब जापान, चाइना बस। बट सुई तो हिंदुस्तान में बन जानी चाहिए भाई। ये पहली मशीन जो आई थी सर, वो भी जापान की थी। अब इंडिया में होने लगा इसका। कैसी है इंडिया की मशीन, कैसी है? इंडिया की मशीन सेम है सर, कॉपी होने लगी है। बट चाइना के पार्ट से उसको यहाँ जोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत काम चलता भी था, जब से बीजेपी सरकार आई है, अब काम खत्म हो चुका है हम लोग का। अब टोटो चला रहे हैं, प्रशासन इतनी टाइट है, मार दे रही है, चालान काट दे रही है, बेहत्ता मार दे रही है। इस समय बनारस से हालात बहुत खराब है इस समय, बस कैसे गुजारा कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है बनारस। युवा इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें गैर हिंदू भाई भी हमारे हैं, बिहार से वो आके काम करते रहे हैं, अब बेचारे सब मजदूरी कर रहे हैं।
बिहार और बंगाल के लोग इसमें जुड़े हुए थे सर, हाँ, बनारस में आके काम करते थे बिहार और बंगाल के लोग, और आज बनारस में काम नहीं है। आप मजदूरी में क्या मजदूरी करते हो, कहाँ पे करते हो? अब जो मिलता है कर लेते जो मिलता है करते हैं, मतलब दूसरे का वो कपड़ा कर लेते साड़ी की फेरी करते हैं, तो उसमें जो भी 400, 500, 600, 700, कभी 300 जो भी मिलता है मिल जाता है। और इसमें एम्ब्रॉयडरी में 1000, 1500, 1200 का बोलबाला था। एम्ब्रॉयडरी मशीन की बोलबाला था इस समय। और इंडिया में कहीं पे ना बनारस आना है, आज ही हाल है बनारस का नामो निशान खत्म हो गया है। बनारस में पढ़ाई कर रहे हैं। एक मशीन पर 5-6 आदमी का परिवार चलता था। अब 8-10 हजार रुपए में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, 8-8, 12-12 घंटे की नौकरी, और 10,000, 8,000, ये करो वो करो। आप हुनर का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, आपके पास जो है उसका प्रयोग नहीं हो रहा। सर मेक इन इंडिया में ये भी आता है, लेकिन मेक इन इंडिया में हम लोग है ही नहीं। मेक इन इंडिया ढोंग है भाई। तो हम सर है ना, और मेक इन इंडिया में हम लोग है ही नहीं, दूर दूर तक हम लोग नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का मैक हो रहा है ना, हम लोग है ही नहीं। सर आप आवाज उठाइए, ये काम फिर से चलने लगे तो बहुत लोग उससे जुड़ जाएंगे, बहुत लोग अच्छा होगा। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। पार्लियामेंट में तो रेस कर देता हूँ, और कोई दूसरे तरीके से अगर हम मदद कर सकते हैं, अजय राय जी कर सकते हैं, तो उनको बता देना। मैं कभी आऊंगा बनारस तो आगे देखूंगा। तो राहुल गांधी के सामने बनारस के कारीगर अपना दर्द बताते हैं कि सरकार अनदेखी कर रही है और कंपनियां 100 में से 95 लोगों को निकाल चुकी हैं, 5 के पास काम बाकी है, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मशीनों का काम उतना अच्छा नहीं है जितना हाथ का काम बेहतरीन होता है। लेकिन चूंकि पैसा बचाना है तो कंपनियां ऐसा कर रही हैं। हालांकि कंपनियों की अपनी मर्जी है कि भैया मशीनों का इस्तेमाल करें या फिर हाथ के कारीगरों का इस्तेमाल करें, लेकिन जो भारत की विरासत बचाने की बात है, जो हाथ की कारीगरी को संजो कर रखने की बात है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इसकी अनदेखी ना करे, हाथ के कारीगरों को प्रोत्साहन दे। उसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट मोदी सरकार ने बनाया है। यह भी दावा किया जाता है कि हम बुनकरों को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हाथ की कारीगरी है उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार दे रहे हैं। इस तरह के तमाम दावे आपको सुनाई देंगे। आज बुनकर और शिल्पकार भाइयों बहनों के लिए मैं समझता हूं एक स्वर्णिम अवसर है। आपके पास अपने पूर्वजों से यह कौशल्य तो प्राप्त है, दुनिया के लोगों को अचंभित करने वाली चीजें निर्माण करने का आप पे सामर्थ्य है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर यही हाल रहा तो इस काशी क्षेत्र के मेरे शिल्पकार भाई, बुनकर भाइयों को कभी विश्व के सामने अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं आता। ये इनिशिएटिव ऐसा है जो हमारे इन छोटे छोटे बुनकर भाई, शिल्पकार भाई बहन जो अपनी कलाकारी के द्वारा, अपनी हस्तकला के द्वारा जो निर्माण करते हैं, अगर उसको एक वैश्विक बाजार नहीं मिलता है तो उसकी आर्थिक गतिविधि अटक जाती है। मैं जब नया नया यहाँ सांसद बनकर के इन बुनकर भाइयों से बातचीत कर रहा था तो मैं एक ही बात सुन रहा था कि हमारे बच्चे अब इस काम में जुड़ना नहीं चाहते, हमारे परिवार के सदस्य अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं, वे पढ़ लिख करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं। और तभी मुझे लगा कि इतना बड़ा सामर्थ्यवान आर्थिक गतिविधि का हथियार अगर हमारे इन परिवारों से छूट जाएगा तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसी अमानत आपके पास है जिससे आप दुनिया को चकाचौंध कर सकते हैं। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, दुनिया भी भारत की विशेषताओं के प्रति आकर्षित हो रही है। और इसलिए 300 करोड़ की लागत से बनी हुई ये इमारत, ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का परिचय कराने वाली, ये हमारे काशी क्षेत्र के शिल्पकार बुनकरों के सामर्थ्य की एक ऐसी कथा को संजोए हुए हैं जो भविष्य के नए दरवाजे खोलने की ताकत रखते हैं। मैं यहां के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से, टैक्सी वालों से आग्रह करूंगा कि काशी में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है उस टूरिस्ट को यहां जरूर ले आइए, आग्रह करके ले आइए। एक ही जगह पर काशी क्षेत्र के सामर्थ्य का उसको परिचय करवाइए, और जो भी टूरिस्ट आएगा कुछ ना कुछ तो खरीद करके जाएगा। विदेशी टूरिस्ट आएगा वो तो शायद यहां से हटने का नाम नहीं ले। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो आखिरकार बनारस में हाथ के कारीगरों का रोजगार क्यों जा रहा है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया में नाव चलाने वाले नाविक कहते कि भैया पीएम मोदी के आने के बाद अब पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया है, गंगा में अब बड़े बड़े क्रूज चलने लगे हैं, नाविक बेरोजगार हो रहे हैं और यहाँ पर हाथ के कारीगर भी बताने को मजबूर हैं कि अब कारीगरी छोड़कर ई रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।